हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वाले क्लास में हम लोग फ्लोनेट के बारे में सारा डिस्कशन कर लिए थे। उसके पहले वाले क्लास में हम लोग सीपेज क्या होता है, सीपेज प्रेशर क्या होता है, ये सारे डिस्कशन कर लिए थे। अब सीपेज के अंदर से आपका ये लास्ट टॉपिक है जो आपका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अर्दन डैम के अंदर से सीपेज, जिसको कहेंगे सीपेज थ्रू अर्दन डैम। अब ये आपका उस पूरे परमिएबिलिटी वाले यूनिट नंबर 3 जो परमिएबिलिटी एंड सीपेज था, उसका ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका ये वाला यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट नंबर 3। फिर हम लोग मूव करेंगे यूनिट नंबर 4 पे, जो है आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। बहुत लेंदी यूनिट वो भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कस नहीं करने हैं उसके अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट वगैरह जो डिस्कस करने हैं, और जो कहानी समझानी है आपको, जो कॉन्सेप्ट समझाना है शेयर स्ट्रेंथ का। बस इसके बाद आपका बहुत अब सिलेबस जो है आपका अब जल्दी जल्दी कवर होगा, क्योंकि अब आप यूनिट नंबर 2 बहुत लेंदी पढ़े, 3 में भी आप परमिएबिलिटी के बारे में पढ़े, अब सीपेज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब टॉपिक्स आपके छोटे छोटे होते चले जाएंगे, ठीक है। अब सीपेज थ्रू अर्दन डैम में आप डायग्राम से आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ चुके होंगे। आपको बस टेक्निकली सारी चीज़ों को, सारे बातों को समझाना है कि फ्लोनेट का इस्तेमाल इसमें कैसे होता है, फ्रिएटिक लाइन किसको कहते हैं, और अर्दन डैम में सीपेज क्या करता है। इस चीज़ को एग्ज़ाम में आपको एक्सप्लेन करना होगा। अगर टॉपिक पूछता है एक्सप्लेन अबाउट सीपेज थ्रू एन अर्दन डैम, या अर्थ डैम से सीपेज के कॉन्सेप्ट को समझाइए, या किसी भी तरीके से क्वेश्चन में अगर कीवर्ड्स रहता है सीपेज और अर्दन डैम, इसका मतलब है कि आपके सिलेबस के हिसाब से कुछ नया चीज़ नहीं पूछने वाला है। वो इन्हीं चीज़ों को पूछेगा कि सीपेज कैसे होता है, इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, कितने तरीके के ऑप्शन है, सारे डायग्राम्स आपको बनाने हैं, और आपको फ्रिएटिक लाइन वगैरह क्या होता है ये एक्सप्लेन करना है। फ्लोनेट भी इसके अंदर बना करके दिखा देना है। 4 से 6 मार्क्स का थ्योरी, ये वाला भी क्वेश्चन हो सकता है। ऑब्वियसली आप एसबीटी में आपको पता है आप कैसे उसको लिखते हैं, आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर में आज ही कवर हो जाएंगी। बहुत लेंदी डिस्कशन नहीं रहेगा, बहुत छोटा सा ये टॉपिक है आपका। सीपेज क्या करता है अर्दन डैम में। अभी तक आप पढ़े थे कंक्रीट डैम का, हम आपको एक एग्जांपल दिए थे, कुछ ऐसा आप डायग्राम देखें। तो कंक्रीट डैम में ये तो पक्का था कि पानी इधर से अंदर से पास होकर के तो यहाँ नहीं निकलेगा, ये तो फाइनल था। तो अल्टीमेटली इतना पानी कहाँ से निकलेगा, तो ये ज़मीन के अंदर से निकल करके जाएगा। अर्दन डैम में कभी इतने दूर तक जाने की नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि उसके पहले ही पानी यहाँ से पास हो जाता है। तो कभी भी अर्दन डैम के अंदर में आप देखेंगे टॉपिक के अंदर में इस तरीके से फ्लो लाइन और ये फ्लोनेट आपको नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो कभी पहुंचेगा ही नहीं उस सिचुएशन तक। आप एक मिट्टी रखे, जमा किए, मिट्टी का काम था पानी रोकने का। अब आपका जब पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने लग गया तो पानी अपना रास्ता बनाने लग गया। कैसे बनाने लग गया, तो पहले आप देखेंगे कि पानी अंदर से इस तरीके से कहीं से एक उसको रास्ता मिला, जिसको वो वॉइड्स को कनेक्ट करता हुआ, क्योंकि आप ये मिट्टी को तो आप क्या कहते हैं जमा किए थे ना, तो वॉइड्स इसमें ज़्यादा रहते हैं। वॉइड ज़्यादा रहते हैं तो इसमें पानी सबसे पहले पास हो जाएगा। पानी जैसे ही पास हो जाएगा आप देखिएगा इस तरह का डिवास्टेशन हो गया, तो नीचे से कभी पानी पास होने की नौबत ही नहीं आएगी। सबसे पहले पानी का एक छोटा सा एक रास्ता बनेगा यहाँ पे, जो पानी अंदर से ऐसे होता हुआ आया और जो बीच वाले पोर्शन से आया और वो यहाँ आके कनेक्ट हुआ। छोटा सा एक रास्ता बना, एक मिट्टी में आपका एक पोर्शन है जो गीला हुआ, गीला होने से आपको समझ में आ गया कि यहाँ से पानी बाहर आने वाला है। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, उससे थोड़ा थोड़ा करके पानी बहने लगा। फिर उससे क्या हुआ कि ये आसपास के बाकी सॉइल्स भी अब जो है वो उसके साथ साथ जाने लगे। इसके बाद आप फेलियर को रोक नहीं सकते। ये वो पॉइंट था जहाँ तक आप कुछ कोशिश करते, को बहुत सारे आप स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस अपनाते, कुछ इसको आप फिल कर देते कंक्रीट वगैरह से, और आप कुछ इसको डिले कर सकते थे। इसके बाद आप डिले नहीं कर सकते हैं। अब ये फेलियर की तरफ जा रहा है। फिर क्या होगा, फिर ये पूरे ऊपर से पानी जो है, अब वो जो पहले छोटा रास्ता बनाया हुआ था, अब वो अपने आप क्या होगा, उसके ऊपर के पूरे सॉइल जो होगा वो गिर जाएगा, और फिर यहाँ से बीच से एक रास्ता बन जाएगा और ये पूरा पानी फ्लो होता चला जाएगा। आप साथ साथ देखिए ये कैसे आपका टोटल हाइट ए था जो घट करके बी हो गया, धीरे धीरे घट करके सी हो गया, फिर डी आया, और लास्ट में अल्टीमेटली ये दोनों डायरेक्शन में पानी लगभग एक बराबर ही हो जाएगा। यही है आपका फेलियर अर्दन डैम में, यही इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी डैम में, कंक्रीट डैम में आपको ग्राउंड के नीचे से फेलियर होता, मतलब पाइपिंग फेलियर होता। जहां आपको अर्दन डैम कंक्रीट डैम आपको मिला, ग्रेविटी डैम मिला जो आपको इम्परमिएबल है, वहां आपको फेलियर थ्रू पाइपिंग होगा। पाइपिंग एक टाइप का फेलियर है जो हम आपको परमिएबिलिटी में भी डिस्कस किए थे, और लास्ट वाले फ्लोनेट वाले क्लास में भी आपको समझा दिए कि कैसे नीचे से आपका मिट्टी सारा जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। पाइपिंग कब होगा, जब आपका क्रिटिकल ग्रेडियंट आपका कम हो जाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका लेस होना चाहिए क्रिटिकल ग्रेडियंट से, तो पाइपिंग फेलियर नहीं होगा आपका।
यहाँ ऐसा कोई स्टोरी नहीं होगा। यहाँ आपका सीधा सीधी पानी जो होगा वो आपके सॉइल्स के थ्रू आपके सीप करने लगेगा, और उससे आपको क्या होगा, जैसे आपको बहुत सारा मल्टीपल रास्ता यहाँ भी बनाएगा पानी। हो सकता है पानी यहाँ से इस वाले रास्ते से आके यहाँ निकल जाए, या हो सकता है यहाँ से पानी रास्ता बना ले और यहाँ पहले पहले ये गीला हुआ, फिर यहाँ पे इतना बड़ा रास्ता बना, फिर पानी निकलने लगा, फिर जो आपको हम अभी डायग्राम दिखाए, फिर ये सारा इस टाइप का फेलियर आपका होने लग गया। ठीक है, ये है सीपेज थ्रू अर्दन डैम। अब एक एक करके सुनिए क्या क्या होता है स्टेप बाय स्टेप और क्या करने वाले हैं। पानी जमा किया, आप एक अर्दन डैम, एक मिट्टी बनाए, मिट्टी को आप लाके इस तरीके से रखे तो ये आपका पानी जो इस मिट्टी के अंदर घुसेगा, उसमें अब फिर से वही बात है कि घुसने को तो यहाँ पे अनलिमिटेड लाइंस हो सकते हैं। जितना ये हाइट ऑफ वाटर है सब, अगर 0.1 मीटर के डिफरेंस से भी अगर पानी घुसने लगेगा तो 100 से ज़्यादा रास्ता बन सकता है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं सिर्फ उतना जितना को हम एक्सप्लेन कर सकें, जितना को हम सॉल्व कर सकें। तो हम क्या किए, अभी हम डिसाइड किए कि यहाँ पे 4 फ्लो लाइन्स हम लोग दिखाते हैं। अब ये फ्लो लाइन्स है, अभी आपको क्लियर है, आप पढ़ चुके हैं पहले। ऑब्वियसली यहाँ से आपको ड्रॉप यहाँ ज़्यादा मिलेगा, यहाँ भी सेम, मतलब ये सारे पॉइंट्स पे आपको क्या होगा, सेम प्रेशर मिलेगा, सेम ड्रॉप मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये सारे लाइंस क्या कहलाएंगे, इक्वी पोटेंशियल लाइन कहलाएंगे। अब आपके एक अर्दन डैम में फ्लो नेट ऐसा बनता है। अब इसमें आप अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर जो हम लोग लिए थे फ्लो नेट में, कि सीपेज वाले केस में जो ग्राउंड के नीचे जो मिट्टी में होगा उसमें अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर लिए थे, इसमें अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर फॉलो नहीं करेगा। इसमें कुछ पानी का अपना फेलियर का लाइन होगा, जो ये सबसे टॉप वाला लाइन जो होता है, ये इसके ऊपर का कोई सॉइल फेल नहीं कर रहा है। जो फेलियर का चांसेस है वो इसी लाइन और इसके नीचे से हो रहा है। तो ये जो आपका लाइन है जो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम को कनेक्ट कर रहा है, सबसे टॉप वाला फ्लो लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिएटिक लाइन बोलते हैं। आप सिलेबस में देखेंगे तो आपको फ्रिएटिक लाइन के बारे में पूछा है। तो फ्रिएटिक लाइन क्या होता है, एक अर्दन डैम में जो आपके फ्लो लाइंस बनते हैं उसमें से सबसे टॉप वाला फ्लो लाइन होता है, उसको, उस लाइन को हम लोग कहते हैं फ्रिएटिक लाइन। ठीक है, अब ये वाले सारे फ्लो लाइंस है आपके। एक नॉर्मल जो आपका होमोजेनियस डैम होता है, जो आप मिट्टी जो है जो पूरा अच्छे से आपका सारा प्रॉपर्टी उसका मिक्स्ड है, सारे टाइप का सॉइल्स मिक्स्ड है, और आप उसको लाके एक जगह पे इकट्ठा किए कि अब पानी इसके आगे नहीं जाएगा, उसका नाम दे दिया आप अर्दन डैम, मिट्टी वाला डैम। अब उसमें क्या हुआ कि मिट्टी में भले वो होमोजेनियस था, लेकिन ये सारे जो रास्ते हैं, जितना जहाँ जहाँ से भी आपको पानी निकल सकता था, ये सारे अल्टीमेटली ना इसी जगह पे आकर के सारे अपना रास्ता निकलेगा, क्योंकि नीचे तो इम्परमिएबल लेयर है और सबसे टॉप का लाइन जो है वो यहाँ से पानी डिस्चार्ज दे रहा है। तो यहाँ और इसके नीचे से ये सारे जगह पे ही पूरा का पूरा ये जितना भी पानी है ना, ये सारा किसी भी रास्ते से जाए अल्टीमेटली निकलेगा ये इतने ही हाइट के अंदर में। इसका मतलब है कि जिस जगह पे यहाँ पे आपका जो एक छेद यहाँ पे गीला हुआ था, ये आपका टॉप वाले फ्लो लाइन की वजह से आया, और इससे लेकर के इतना दूर में ही आपका जो सारा फेलियर है वो सारा फेलियर होगा। तो इस चीज़ को जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले नीचे से मिट्टी हटा, ये मिट्टी पानी नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से ही सारा मिट्टी हट रहा है। इसी चीज़ को अगर आप बचा लेते हैं तो ये वाला फेलियर कभी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप इस बॉटम के इतने पोर्शन को अगर आप कुछ दूसरा मेथड कर दिए, कुछ दूसरा तरीका से बना दिए, और इधर आप मिट्टी रखे, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर आप कुछ यहाँ पे हम डायग्राम दिए हुए ना, इतना दूर को मान लेते हैं कि पहला फ्लो लाइन जो है वो यहाँ पे आकर के, ये जो पहला फ्लो लाइन है वो यहाँ आके मीट कर रहा है, तो बाकी सारे फ्लो लाइन्स तो उसके नीचे ही मीट करेंगे ना, इस तरीके से। तो अगर आप इस पॉइंट से लेके नीचे के जितना भी ये पॉइंट है, इन सारे को अगर आप कुछ प्रोटेक्टिव लेयर में बदलाव कर दिए, मतलब होमोजेनियस मिट्टी के अलावा कुछ आप ये डाउनस्ट्रीम साइड में कुछ पत्थर वगैरह भी यूज़ कर लिए, या कुछ बोरा वगैरह यूज़ कर लिए, कुछ डिफरेंट हम बोलना चाह रहे हैं कि कुछ डिफरेंट तरीका किए, वो डिफरेंट तरीका जिससे कि आपका जो यहाँ पे फेलियर हो रहा था, कि क्यों फेलियर हो रहा था, ड्रेनेज के वजह से, क्योंकि एक नाला बन गया ना, पानी जो है वो अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड में अब निकलने लग गया है, एक नाला बन रहा है। तो इस नाले के तरह से जो ड्रेनेज कंडीशन के वजह से जो फेलियर है, उसको बचाने के लिए आप क्या करते हैं, एक ब्लैंकेट प्रोवाइड करते हैं। अब ये ब्लैंकेट क्या है, आपको डैम बनाना है बिल्कुल इसी शेप का, लेकिन ये आप देखिए कि ये लास्ट का जो कुछ इतना दूर का जो पोर्शन था, इसको क्या किया गया है, यहाँ आपको ग्रेवल्स वगैरह जो है ऐसे ला करके पूरा ग्रेवल्स को लेयर बाय लेयर्स लगा करके आपको रख दिया गया है। शेप अभी भी ये ऐसा ही ले रहा है, डैम जो है ये आपका कुछ ऐसा ही शेप का है, लेकिन इसका ये जो बॉटम पोर्शन है इतना सा,
और ये बॉटम पोर्शन ही क्यों चुना गया, ये आपको फ्लो लाइन से समझ में आ गया कि सारा फ्लो लाइन अल्टीमेटली यहीं आकर के निकल रहा है। तो सारा ट्रीटमेंट अगर हम अर्दन डैम में यहाँ पे कुछ तरीका बदल दें तो उससे मेरा क्या होगा कि ये फ्लो लाइन जो है, ये फ्लो लाइन देखिए डिसकंटिन्यू होके अब ये ब्लैंकेट की तरफ टर्न हो गया। जहाँ उसको वॉइड्स मिला वो अपने आप क्या हो गया कि वो इधर कनेक्टेड हो गया। अब अगर पानी यहाँ से आपको यहाँ आ रहा है और इस ड्रेनेज वाले फिल्टर में आ करके यहाँ से आपको ये ड्रेन आउट हो जाएगा बाहर, तो अल्टीमेटली ये मिट्टी आपका क्या होगा, गिरेगा नहीं। जब ये मिट्टी गिरेगा नहीं तो आपका ये कोई भी इस तरीके का फेलियर नहीं होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, आपके डैम का जो लाइफ है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ड्रेनेज ब्लैंकेट प्रोवाइड करते हैं। ये ड्रेनेज ब्लैंकेट को आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। आप ऐसे करके बोल्डर्स दिखा दीजिए, आप ग्रेवल्स दिखा दीजिए, कॉबल्स दिखा दीजिए, कुछ इस तरीके से। बस बालू सैंड नहीं दिखाना है, आप इसको ग्रेवल्स वगैरह, बोल्डर्स वगैरह, कॉबल्स वगैरह से कुछ एक ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड कर दीजिए डैम के शेप के साथ साथ ही, ताकि क्या हो कि फ्लो लाइन जो है ये टोटल जो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम जो ये ट्रेवल कर रहा है ये आपका कट हो जाए। जैसे ये फ्लो लाइन आपका कट होगा, रास्ता छोटा हो जाएगा, तो अपने आप देखिए अब ये सारा मिट्टी जो है, ये सारा मिट्टी अब सेफ है। अब इनमें पानी नहीं पहुंचा, पानी नहीं पहुंचा तो ये स्टेबल है। जब ये वाला स्लोप पूरा स्टेबल है तो डैम कभी फेल नहीं हो सकता है, अर्दन डैम। इससे क्या होगा, फेल अल्टीमेटली होगा कभी, लेकिन वो अपना पर्पस को सॉल्व कर देगा। अगर 20 साल के लिए बनाना था, 10 साल के लिए बनाना था, तो वो उस सारे पर्पस को सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अर्दन डैम में सीपेज में एक तो ये जानना कि फ्रिएटिक लाइन क्या होता है। सबसे टॉप का फ्लो लाइन को फ्रिएटिक लाइन कहते हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको और जाना नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आपको जानना नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट है इस ड्रेनेज ब्लैंकेट कितने टाइप से प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा कि सीपेज थ्रू एन अर्दन डैम, इसका मतलब है वो सॉल्यूशन भी जानना चाहता है। तो सॉल्यूशन क्या है, ड्रेनेज ब्लैंकेट है। अब ड्रेनेज ब्लैंकेट प्रोवाइड किया जा सकता है बहुत सारे तरीके से। क्या है वो सारा तरीका, वो ये सारा तरीका है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब आपको पहले समझना होगा कि ड्रेनेज ब्लैंकेट अल्टीमेटली करना क्या चाहता है। आप ड्रेनेज ब्लैंकेट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, आप प्रोवाइड कर रहे हैं फ्लो लाइन का पाथ चेंज करने के लिए। क्योंकि फ्लो लाइन का पाथ आप चेंज कर देंगे तो जो फेलियर आपके मिट्टी में यहाँ पे होता, ये पूरा का पूरा नीचे का ये पूरा मिट्टी फेल कर जाता। अल्टीमेटली फिर आप डैम का फेलियर नहीं रोक पाते। आपको इस डाउनस्ट्रीम साइड को प्रोटेक्ट करना है। डाउनस्ट्रीम साइड को प्रोटेक्ट करना है तो डाउनस्ट्रीम साइड में ही ड्रेनेज देना है। डाउनस्ट्रीम साइड में ही कुछ ऐसा प्रोटेक्शन देना है जिससे फ्लो लाइन का रास्ता बदल जाए। जो ऐसे फ्रिएटिक लाइन बना था, सबसे टॉप वाला फ्लो लाइन जो है वो ऐसे आपका कुछ बन जाए, वो ऐसे कुछ बन जाए, वो ऐसे कुछ बन जाए। वो जितना डाउनस्ट्रीम को छोड़ेगा उतना डाउनस्ट्रीम स्टेबल रहेगा, उतना डाउनस्ट्रीम स्ट्रांग होता रहेगा, उतना आपको डैम का लाइफ जो है वो बढ़ता रहेगा। तो अब इस आपका जो ड्रेनेज ब्लैंकेट है इसको प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे 6-7 तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सफिशिएंट है। एग्जाम में आप बताएंगे कि सीपेज क्या होता है, अर्दन डैम में क्या होता है, उसका फेलियर का डायग्राम दिखाएंगे, उसका फ्लो नेट दिखाएंगे, फ्रिएटिक लाइन बनाएंगे, और उसके बाद आप बताएंगे कि ड्रेनेज ब्लैंकेट कैसे हेल्प करता है इस चीज़ फेलियर को अवॉइड करने में। तो वो फ्लो लाइन के रास्ता को बदल देता है। अब फ्लो लाइन में सिर्फ अभी हम एक ही फ्लो लाइन दिखा रहे हैं। आप सारे डायग्राम्स में देखिए, ये सारे में आपको ये सिर्फ टॉप लाइन दिखाया हुआ है, क्योंकि यही वो लाइन है जो फेलियर करा रहा है। सबसे पहले हम आपको ये वाला ग्रेविटी डैम बनाए थे, इसमें आपको क्या दिखाए थे, सबसे पहले यही वाला लाइन बनाए थे। सबसे पहले पानी रास्ता यहाँ से बनाएगा, फिर यहाँ से बनाएगा, फिर यहाँ से बनाएगा। ऑब्वियसली सबसे छोटा वाला रास्ता सबसे पहले ट्रेवल करेगा, तो यहाँ भी सबसे छोटा रास्ता ये वाला होगा जो सबसे ऊपर वाला लाइन ट्रेवल करेगा। यहाँ भी सबसे ऊपर वाला लाइन ट्रेवल कर रहा था। यहाँ इसका कोई अलग नाम नहीं था, यहाँ सारे फ्लो लाइन थे। यहाँ पे ये वाला फ्रिएटिक लाइन हो जाता है। कुछ नहीं है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है, काम अभी भी वही है, फ्लो लाइन ही है। ठीक है, अब ड्रेनेज ब्लैंकेट प्रोवाइड करने का जो सबसे पहला तरीका है वो क्या है, आपका टो ड्रेनेज। टो ड्रेनेज क्या है, इस पोर्शन को बोले आप टो, इस पोर्शन को बोले आप हील। टो में आप क्या किए कि जैसे हम आपको यहाँ दिखाए थे इस वाले डायग्राम में, कुछ इस तरीके से। अब ऐसा बहुत सारा तरीका है, आप ऐसा कर सकते हैं कि ट्रायंगुलर शेप में आप क्या कीजिए, कॉबल्स, ग्रेवल्स, इस तरीके से आप ऐसा कर दीजिए। क्योंकि अगर सॉयल है, मान लीजिए सिल्ट है या मान लीजिए सैंड है, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा परमिएबिलिटी किसका हो जाएगा, कॉबल्स का, ग्रेवल्स का। तो आप जब ऐसा यहाँ पे बना देंगे तो यहाँ वॉइड ज़्यादा हो जाएगा। ये पूरे पोर्शन को आप मिट्टी के बदले क्या किए, ग्रेवल्स वगैरह से फिल कर दिए। पानी क्या किया, यहाँ तक आया,
यहाँ से सीधा चला जाता, लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ पे आप इसको दे दिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये अपने आप क्या होगा कि ये इसको फॉलो करके ढूंढ के चला जाएगा। यहाँ ज़्यादा एफर्ट लगेगा इसको ब्रेक करके बाहर आने में, यहाँ कम एफर्ट लगेगा, तो अपने आप पानी अपना रास्ता जहाँ पे उसको आसानी मिलता है वहाँ चला जाता है, तो पानी इधर की तरफ आ जाएगा। अब ये क्योंकि आपका ड्रेनेज है आपका एक तरह से, तो यहाँ से आपको ये वाला पोर्शन फेल नहीं होगा, पानी डायरेक्टली यहाँ से आपको बाहर निकल जाएगा। पहला है तरीका टो ड्रेनेज। दूसरा तरीका है आपको बेड ड्रेनेज, कि आप बेड में यही वाला बात जो आप यहाँ टो में किए थे, आप टो में नहीं करके बेड में कर दीजिए और थोड़ा लेंथ प्रोवाइड कर दीजिए। लेंथ प्रोवाइड करेंगे तो जहाँ पे आप लेंथ प्रोवाइड करेंगे सारा फ्लो लाइन सबसे पहले वहाँ पे जो टॉप वाले लाइन्स है वो वहाँ से आके कनेक्टेड होते चले जाएंगे और अल्टीमेटली सारे आपको ऐसे ही आके कनेक्ट होते चले जाएंगे। ये पोर्शन क्या हो गया, स्टेबल हो गया, सेफ हो गया। ठीक है। तीसरा तरीका है कि आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड को प्रोटेक्शन दे दीजिए। अपस्ट्रीम साइड में आप बोल्डर्स वगैरह रखिए। आप कई बार देखते होंगे कि जहाँ पे अभी आपको कटाव ज़्यादा हो रहा होता है, कहीं पे नदी जो है वो आपके जो आपका रोड है यहाँ से मान लीजिए चल रहा है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, तो इम्बैंकमेंट को नदी अगर आपका काटते चला जा रहा है मानसून सीजन में, तो आप देखते हैं कि इस तरीके से टॉप सरफेस को ऐसे प्रोटेक्ट किया जाता है अपस्ट्रीम वाले साइड में। मान लीजिए डाउनस्ट्रीम वाला भी साइड है, तो वहाँ पे आप क्या कीजिए, कुछ इस तरीके से ग्रास कर दीजिए, ग्रीन आपका कवरेज दे दीजिए। ग्रीन कवरेज क्या होगा, इन सॉइल्स को स्ट्रॉन्ग बना देगा। जो सॉइल पहले ऐसे ही रखे हुए थे एज इट इज़ वो ज़्यादा वीक है, जब वहाँ पे ग्रास उग जाएगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उनके बीच के सारे वॉइड जो होंगे वो आपके कनेक्टेड हो जाएंगे, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा सॉइल का। तो ये एक तरीका किया जा सकता है आपको किसको बचाने के लिए, ये फ्रीएटिक लाइन को अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम जाने से बचाने के लिए किया जा सकता है। चौथा तरीका है आपका कि आप जो पूरा ये होमोजेनियस डैम बना रहे हैं इसको आप एक सिंगल टाइप के सॉइल से मत बनाइए, इसको आप दो टाइप के सॉइल से बनाइए। एक सॉइल जो बीच में पड़ेगा वो कहलाएगा कोर, और एक जो होगा जो बाकी आपका सारा सॉइल होगा वो कहलाएगा आपका शेल। कोर जो होगा वो आपका इम्परवियस मटेरियल का हो, जैसे कि क्ले का दीजिए, क्ले से पानी यहाँ से यहाँ जाने में ही आपको 40 साल लग जाने वाला है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेफ हो जाएगा। और शेल जो होगा वो परवियस मटेरियल का होगा, क्योंकि जब ये इम्परवियस दे रहे हैं तो पूरे को इम्परवियस दे के कॉस्ट क्यों इंक्रीज करें, तो यहाँ हम लोग थोड़ा परवियस भी दे देंगे, सैंड भी दे देंगे, सिल्ट भी दे देंगे, तो उससे कोई इश्यू नहीं होगा। मेन कोर क्योंकि हम लोगों का मौजूद है तो ये सारा क्या करेगा, फ्लो लाइन को देखिए यहाँ आकर के स्टॉप कर दिया। अब फ्लो लाइन यहाँ सारा आ गया है और यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा है, प्योर क्ले की वजह से नहीं जा पा रहा है। ठीक है, एक तरह से वो बैरियर बना देगा, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप इंटरनल ड्रेन्स प्रोवाइड कर दें, थोड़े थोड़े इंटरवल पे आप क्या करेंगे, एक छोटा सा इस तरीके से एल शेप का आप एक पाइप डैम के अर्दन डैम के अंदर में प्रोवाइड कर देंगे। ये क्या करेगा कि जैसे आप यहाँ पाइप दिए हैं, यहाँ ओपनिंग है, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे भी आप ये सब एक जैसा प्रेशर हो जाएगा, ये अपने आप क्या करेगा, फ्लो लाइन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो जो फ्लो लाइन ऐसे जाता वो फ्लो लाइन इस पाइप में अट्रैक्ट हो जाएगा। और ये हर थोड़े थोड़े इंटरवल पे, सफिशिएंट इंटरवल पे जिस पे ये डिज़ाइन कर दिया जाता है, ये ऐसे करके ऐसे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसका नाम क्या देते हैं, इंटरनल ड्रेन्स। ये अंदर के पानी को, जो सीपेज वाला पानी है उसको क्या करेगा, ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। दूसरा है आपका मल्टी लेयर्स। मल्टी लेयर्स मतलब क्या है कि एक अब पहले आप क्या किए थे, एक कोर दिए थे और बाहर वाले को एक शेल रखे थे। अब आप क्या किए कि सबसे बाहर वाला जो मटेरियल उसको सेमी पूरा फुल परवियस दे दिए, ग्रेवल वगैरह जैसे दे दिए, उसके बाद एक लेयर और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, ये हो गया सेमी परवियस मटेरियल का, जैसे सिल्ट हो गया। अब फिर उसके बाद आप एक कोर दिए, ये हो गया इम्परवियस मटेरियल का, तो क्या हुआ, कॉस्टिंग बढ़ गया, एक लेयर बढ़ गया। इसको हम लोग कहते हैं मल्टी लेयर्ड ब्लैंकेट। ये आपको एक हो गया। एक हो गया आपका ट्रांजिशन फिल्टर्स। ये जो आपके फिल्टर्स हैं ये क्या करते हैं कि ये आपके पानी को जो अट्रैक्ट किए, इन पानी को ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये ट्रेवल करवाते हैं, फिल्टर का काम करते हैं, और उससे क्या होता है, अल्टीमेटली ये पानी जो है ये बाहर की तरफ चला जाता है, कभी इस पार से इस पार जा ही नहीं पाता है। इधर जो आपके पानी, अगर आपको इनके जैसे रेनफॉल हुआ उसका भी जो पानी आपको आया सीप करके वो भी आपको चला जाता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका ये वाला बैंक प्रोटेक्टेड हो जाता है। ये सारा क्या है, आपको सीपेज थ्रू अर्दन डैम को रोकने का आपका तरीका है, कैसे, ड्रेनेज ब्लैंकेट प्रोवाइड करके। अब ड्रेनेज ब्लैंकेट नहीं प्रोवाइड किए तो आप क्या किए कि आप इंटरनल ड्रेन प्रोवाइड कर दिए। तो कुल मिला के ये 7 तरीके हैं, आप जितना भी डायग्राम बना पाए, जिसको भी एक्सप्लेन कर दें, आपका सफिशिएंट हो जाएगा।
इसी चीज़ को हम रिप्रेजेंटेशन से दिखा दिए हैं कि फ्लो नेट जो है आपका वो कुछ अगर कोई भी ब्लैंकेट नहीं देते तो क्या होता, वो यहाँ से स्टार्ट होता और यहाँ तक में इतने दूर में इस पूरे डाउनस्ट्रीम वाले सॉइल में सारा जो फ्लो होता सीपेज का वो एक रास्ता बना लेता। जैसे ही आप फिल्टर प्रोवाइड कर देते हैं आपका ये सारा रास्ता जो है वो कुछ यहाँ आकर के एक्यूमुलेट हो जाता है और इस फिल्टर के थ्रू ये पानी बाहर निकल जाता है। ये है आपका फ़ायदा ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड करने का। ठीक है, अब आपको मेन जो ये डायग्राम बनाए हैं, ये डायग्राम इसलिए बनाए थे क्योंकि हमको लगा था कि शायद हम आपको फ्रीएटिक लाइन बहुत आसानी से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसीलिए अब आप एग्जाम में फ्रीएटिक लाइन जब लिखिएगा, अगर पूछता है व्हाट एक्सप्लेन सीपेज थ्रू अर्दन डैम एंड व्हाट इज़ फ्रीएटिक लाइन, अगर ये लिखता है या कुछ भी फ्रीएटिक लाइन का पूछता है तो फिर आप क्या कीजिए, सीपेज का थोड़ा एक्सप्लेनेशन कीजिए, फिर ये डायग्राम बनाइए, ये फ्लोनेट बनाइए, ये आप फिल्टर बेड अपना दिखा दीजिए। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं। ये आपका जो अपस्ट्रीम साइड का जो सबसे लोएस्ट पोर्शन है ये ए है, ये पॉइंट आपका बी है। अब क्योंकि अब आप ड्रेनेज फिल्टर बनाए हैं तो उसी हिसाब से फ्लोनेट बनेगा, तो सारा पानी जो होगा वो क्या होगा, ड्रेनेज फिल्टर में आ जाएगा। तो सबसे पहला वाला लाइन ही आपका फ्रीएटिक लाइन होता है, ये लाइन यहाँ पे आके कनेक्ट होगा, और सबसे लास्ट वाला लाइन को फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये यहाँ कनेक्ट हुआ, इसको बोल दिए सी, ये है आपका डी। अब आपके लिए 4 लाइन्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें से ये जो अब आपको बताना है फ्रीएटिक लाइन कौन सा होता है, तो एक्सप्लेन तो आप लिखेंगे ही कि द टॉप मोस्ट लाइन ऑफ द फ्लो लाइन इन एन अर्दन डैम इज अ फ्रीएटिक लाइन, जो टॉप मोस्ट लाइन होता है, जैसे ये वाला लाइन हुआ। अब डायग्राम बना करके साथ में एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये BC जो है ये है हम लोगों का फ्रीएटिक लाइन। डायग्राम के साथ बनाया हुआ चीज़ SBT में हमेशा से पसंद आता है थ्योरी पेपर में, तो कोशिश कीजिए डायग्राम बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिए, बहुत अच्छा उसमें इनपुट रहा है, मार्क्स हमेशा स्टूडेंट्स को अच्छा आता है। ठीक है, अब इसी में ये सारे लाइंस के बारे में समझ लीजिए, आप पहले खुद ही देख लीजिए। आप इस पॉइंट A B ये सारे क्या है, ये सारे एक प्रेशर वाले एक हेड वाले आपके लाइन है, ये सारा आपको क्या है, एक हेड वाला लाइन है। अगर आप इसको इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं तो ये AB भी तो इक्विपोटेंशियल लाइन ही तो है ना। इन सारे पे आपका क्या है, सारे पे हेड एक जैसा है, ये सारा आपको क्या इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो हम AB को बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन, हम BC को बोल सकते हैं फ्लो लाइन, हम उसी तरीके से सारे ये अगर हम इसका नाम दे दें E दे दें, इसको नाम दे दें F दे दें, तो हम DE को भी बोल सकते हैं फ्लो लाइन, ये सारा फ्लो लाइन ही है। और इन सारे फ्लो लाइन में जो सबसे टॉप मोस्ट फ्लो लाइन था वो BC वाला फ्लो लाइन था, तो इसी BC वाले टॉप मोस्ट फ्लो लाइन को क्या बोले, फ्रीएटिक लाइन बोले। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। AB इज नोन टू बी एन इक्विपोटेंशियल, AB क्या है, इक्विपोटेंशियल एक आपका लाइन है। AD क्या है, फ्लो लाइन है। जैसे आपका यहाँ एक फ्लो लाइन बना टॉप मोस्ट, फिर ये बना, फिर ये बना, उसी तरह एक फ्लो यहाँ से भी तो होगा, इम्परवियस लेयर के टॉप से ऐसे होते हुए ये फिल्टर बेड में आके पानी आपका मिल जाएगा सीपेज वाला। तो ये AD क्या हो गया, फ्लो लाइन कहलाया। ठीक है, AB क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाया। BC क्या है, ये है B, ये है C, तो BC इज द टॉप फ्लो लाइन। टॉप फ्लो लाइन को क्या बोलते हैं, फ्रीएटिक लाइन। एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन द प्रेशर हेड इज 0। इस वाले पॉइंट पे, इस वाले लाइन पे, सारे पॉइंट्स पे जो आपका प्रेशर हेड होता है वो आपका 0 होता है। कैसे, आप देखिए सारे इक्विपोटेंशियल लाइन तो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे आपका प्रेशर हेड कितना होगा, 0 ही तो होगा ना। ठीक है, ऑन दिस लाइन द टोटल हेड इज इक्वल टू द एलिवेशन हेड, मतलब कहने का मतलब है कि इस पूरे लाइन पे जो आपका टोटल हेड है वो आपका एलिवेशन हेड के बराबर है। पानी के हाइट की वजह से जितना प्रेशर आया सिर्फ उसके बराबर है ये। लाइन CD इज नाइदर एन इक्विपोटेंशियल लाइन नॉर ए फ्लो लाइन बट द टोटल हेड इक्वल्स द एलिवेशन हेड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ CD। CD को ना ही हम इक्विपोटेंशियल लाइन बोलेंगे, ना ही हम इसको फ्लो लाइन बोलेंगे। ये आपका वो वाला लाइन है जो आपका ऐसे ऐसे करके सारा ये कनेक्ट होता ना, तो ये वाला जो सारा पॉइंट है यही है आपका C और D। जैसे अर्ध ग्रेविटी डैम में हुआ था वैसे ही ये है आपका CD। इस CD को कोई लाइन नहीं बोलेंगे, ना ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, ना ये आपका फ्लो लाइन है। ठीक है, इसी में हम लिखे हुए थे, शायद हम इसको पीछे कहीं नोट्स में लिख दिए, या अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, दस BC इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो द
फ्रीएटिक लाइन। इसीलिए BC को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप का फ्लो लाइन है तो फ्रीएटिक लाइन बोलते हैं। बेसिकली इस डायग्राम के हम सारे लाइंस को क्या किए, यहाँ एक्सप्लेन कर दिए कि AD को क्या बोलेंगे, BC को क्या बोलेंगे, CD को क्या बोलेंगे, CD को क्या नहीं बोलेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन हो गई। सिर्फ इतना ही टॉपिक है आपका अर्दन डैम में। आपका अर्दन डैम में फेलियर कैसे कैसे होगा, तो आपका इस तरीके से फेलियर होगा। आपका क्या है उसका थ्योरी, ये भी एक रीडिंग ले लीजिए। The flow through an earth dam differs from the other cases in that the top flow line is not known in advance of sketching the flow net. अर्दन डैम में कभी भी जो आपका टॉप फ्लो लाइन है, जिसको फ्रीएटिक लाइन बोलते हैं, उसको कभी भी ना आपको पहले से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है कि ये आपका कहाँ पे आने वाला है। जैसे इसमें तो हम लोग बोल देते हैं कि ये वाला हम लोगों का फ्रीएटिक लाइन होगा, यहाँ पे हम लोगों का इस तरीके से डैम चल रहा है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पे आकर के एंड होगा। अर्दन डैम में कभी ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ये ऐसा करके डैम है, हो सकता है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाए। हम लोग एक आइडिया के लिए बना देते हैं, लेकिन कभी इसको एक्यूरेटली कहा नहीं जा सकता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा। दस इट इज़ अ केस ऑफ अनकन्फाइंड फ्लो। क्यों? अब अनकन्फाइंड एक्वीफर और कन्फाइंड एक्वीफर के बारे में आप पता है। कन्फाइंड एक्वीफर होता है जहाँ पानी प्रेशर में फ्लो करता है, जैसे डैम के नीचे यहाँ जो फ्लो लाइन बना था, यहाँ पानी अपने प्रेशर से एक्स्ट्रा प्रेशर था पानी के ऊपर, तो उससे पानी फ्लो कर रहा था। तो ये क्या था आपका, कन्फाइंड सीपेज फ्लो था। और डैम के अंदर से पानी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे पॉइंट्स पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जैसा फील होगा। इसका मतलब है कि ये सारा क्या है, अनकन्फाइंड वाला आपका फ्लो है। ठीक है। The top flow line as well as the flow net will be dependent upon the nature of internal drainage. ये जो top flow line है और जो flow net डायग्राम है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इंटरनल ड्रेनेज पे डिपेंड करेगा। इंटरनल ड्रेनेज पे देखिए डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ही आप फिल्टर प्रोवाइड किए, ड्रेनेज प्रोवाइड किए, फ्लो लाइन का पूरा डायरेक्शन, पूरा कहानी बदल गया। तो फ्लो नेट किस पे डिपेंड करेगा, अर्दन स्ट्रक्चर में ये डिपेंड करेगा आपका इंटरनल ड्रेनेज के ऊपर में। ठीक है। टिपिकल केसेस आर शोन इन फिगर, द टॉप फ्लो लाइन ओनली इज शोन। ये आपके टिपिकल फिगर सारे शो किए हुए हैं ड्रेनेज स्ट्रक्चर के, और ये इसमें सिर्फ टॉप फ्लो लाइन ही आपको सिर्फ शो किया गया है, यही इसमें लिखा हुआ है। तो यही है आपका अर्दन डैम के बारे में पूरा स्टोरी। कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं होता है, डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, सबके ऊपर में दो दो लाइन लिख दीजिए, जितना ज़्यादा लिख सकते हैं डायग्राम्स को एक्सप्लेन कीजिए, फ्रीएटिक लाइन के बारे में लिखिए और फ्रीएटिक लाइन का ये डायग्राम बनाइए, इसमें इनके सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर दीजिए। इसके बाद आपका सीपेज का जितना भी डिस्कशन था, तीन ही टॉपिक डिस्कस करना था। सीपेज का बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका फ्लो नेट और आपका अर्दन स्ट्रक्चर में सीपेज, ये तीनों टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही आपका यूनिट नंबर 3 परमिएबिलिटी एंड सीपेज एनालिसिस वाला ये यूनिट जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल्स आएगा, जो परमिएबिलिटी के जो आपके स्ट्रेटिफाइड सॉइल में जो आपका लेयर्स वाले सॉइल में जो परमिएबिलिटी का वैल्यू था इक्विवेलेंट, वो निकालने का आ सकता है। आपको कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट से न्यूमेरिकल आ सकता है। तो बेसिक न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा टाइम उसमें भी नहीं लगेगा। एक लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे यूनिट नंबर 4 पे। शेयर स्ट्रेंथ है, बहुत लेंदी नहीं है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। बहुत अच्छे तरीके से उस लेक्चर को सुनिएगा, यूनिट को, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे बीटेक में भी यही वाला यूनिट नंबर 4 जो है ये आपका बेस बनाता है। ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पे यूनिट नंबर 3 अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद यूनिट नंबर 4 पे मूव कर जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में जो हम आपको ये अर्दन स्ट्रक्चर का सीपेज एनालिसिस समझाए, आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।